जय जिनेंद्र। आज हम NCERT 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 6 खुली अर्थव्यवस्था DPI द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सॉल्व करेंगे। सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट है, खाते में भुगतान संतुलन रहता है। संतुलित, देखिए खाते के दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, तो ये दोनों पक्ष जो हैं हमेशा बराबर रहते हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, संतुलित। अवमूल्यन संभव होता है। अवमूल्यन कब संभव होता है? जबकि स्थिर विनिमय दर होती है तब अवमूल्यन संभव होता है। जब लोचपूर्ण विनिमय दर होती है तब अवमूल्यन संभव होता है, क्योंकि लोचपूर्ण विनिमय दर का मतलब होता है कि सरकार विनिमय दर को बढ़ा भी सकती है और अवमूल्यन यानी घटा भी सकती है। स्थिर विनिमय दर में स्थिर रहती है, बढ़ा घटा नहीं सकती है। अदृश्य मदों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करेंगे? तो अदृश्य मदों में बैंकिंग, सूचना, जहाजरानी, इन सभी मदों को, अदृश्य मतलब जो दिखाई ना दे वो अदृश्य मदें। सेवाएं जो हैं वो महसूस की जा सकती हैं, दिखाई नहीं देती, वस्तुएं दिखाई देती हैं। व्यापार संतुलन में कौन सी मदें शामिल होती हैं? व्यापार संतुलन में दृश्य मदें यानी जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे वस्तुओं के आयात निर्यात को व्यापार संतुलन में शामिल किया जाता है। भुगतान शेष क्या दर्शाता है? भुगतान शेष एक देश के सभी विदेशी विनिमय प्राप्ति एवं भुगतान के अंतर को बताता है। भुगतान शेष यह हमें बताता है कि विदेशों से हमें वस्तु या सेवा के रूप में कितनी प्राप्तियां हुई या कितनी मुद्रा का हमें भुगतान करना पड़ा। विनिमय दर बढ़ने पर विदेशी मुद्रा की पूर्ति में विस्तार होता है। यदि विनिमय दर बढ़ जाती है, जैसे मान लीजिए कि विनिमय दर यानी हमारे देश की मुद्रा की कीमत बढ़ जाए, तो अब सब लोग क्या करेंगे, हमारे देश की मुद्रा की पूर्ति करेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, विस्तार। वस्तु जैसा ही विनिमय दर को समझिए कि जैसे टमाटर की कीमत बढ़ जाए तो उसकी पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे ही विनिमय दर बढ़ जाती है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। यदि अधिक विदेशी भारत में निवेश करने लगें तो भारत में मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा। जब विदेशी लोग भारत में पैसा लगाएंगे यानी तो क्या होगा कि सब लोग हमारे देश की मुद्रा की मांग करेंगे, तो हमारे देश की मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वर्तमान में विनिमय दरों को किस रूप में अपनाया जाता है? वर्तमान में प्रबंधित तारणशील रूप में विनिमय दरों को अपनाया जाता है। नम्य विनिमय दर में विनिमय दर निर्धारित होती है। नम्य विनिमय दर में विनिमय दर विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा, नम्य यानी लोचपूर्ण विनिमय दर में जो विनिमय दर होती है मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। जिस विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है उसे हम संतुलित विनिमय दर कहते हैं। हर एक स्थान की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भुगतान शेष के किस खाते में आती है? पूंजी खाते में। निजी ऋणों का भुगतान किस में खाते में आता है? पूंजी खाते की देनदारी में आता है। भुगतान संतुलन शेष की संरचना, दोनों चालू और पूंजी, भुगतान शेष की संरचना में चालू खाता और पूंजी खाते शामिल हैं। विदेशी विनिमय की मांग उन लोगों द्वारा की जाती है जो वस्तुओं का आयात करते हैं। यदि आप आयात करेंगे विदेशों से तो आपको विदेशी विनिमय यानी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। किसी एक देश की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने पर निर्यात कम हो जाते हैं। यदि हमारे देश के अंदर ही वस्तु की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम अपने देश में ही बेचेंगे, उसका निर्यात कम हो जाएगा, दूसरे देशों को नहीं बेचेंगे या कम बेचेंगे। आयात की तुलना में निर्यात बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर उस देश के पक्ष में हो जाती है। यदि हम निर्यात बढ़ेगा तो हमें विदेशों से मुद्रा अधिक मिलेगी और विदेशी विनिमय दर हमारे देश के पक्ष में हो जाएगी।
डैश केवल वस्तुओं के आयात निर्यात का रिकॉर्ड रखता है। जो व्यापार शेष है वो केवल वस्तुओं के आयात निर्यात का रिकॉर्ड रखता है और भुगतान शेष वस्तु और सेवा दोनों का रिकॉर्ड रखता है। पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात और आयात को पूंजी खाते में, पूंजी से पूंजी याद रख लीजिए। डैश खाता शेष, चालू खाता शेष में व्यापार शेष की अदृश्य मदों को, चालू खाते में कौन सी मदें आती हैं? अदृश्य मदें, व्यापार शेष तथा अदृश्य मदें आती हैं। भुगतान शेष आधिक्य के कारण सरकारी कोषों में वृद्धि होती है। यदि भुगतान शेष आधिक्य का मतलब दूसरे देशों से हमें पैसा मिला ज़्यादा है, देना कम पड़ा है। यदि हमें पैसा ज़्यादा मिला है तो हमारा जो विदेशी मुद्रा कोष है उसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। सत्य असत जो ये येलो कलर से हैं वो गलत हैं, बाकी सभी सही हैं। बैंक दर बढ़ने पर विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है, सही है। यदि आरबीआई बैंक दर को बढ़ा दे तो जो विदेशों में लोग रह रहे हैं वो भी क्या करेंगे? हमारी आरबीआई में पैसा जमा करेंगे, हमारे देश की विनिमय दर क्या हो जाएगी? हमारे देश के पक्ष में हो जाएगी। पूंजी का निर्यात करने वालों द्वारा विदेशी विनिमय दर की पूर्ति की जाती है, ये गलत है। पूंजी का निर्यात करने वाले विदेशी विनिमय की मांग करेंगे क्योंकि हमारे देश से पूंजी विदेशी मुद्रा जाएगी। पूर्ति की जगह यहाँ क्या होना चाहिए था? मांग। यदि देशवासी विदेशियों के स्टॉक शेयर क्रय करते हैं तो विदेशी विनिमय दर विपक्ष में हो जाती है। यदि हमारे देश का व्यक्ति विदेश का कोई शेयर क्रय करता है तो हमारे देश की मुद्रा दूसरे देश में चली जाएगी, यानी विनिमय दर हमारी क्या हो जाएगी? विपक्ष में हो जाएगी। वस्तुओं का निर्यात चालू खाते की देनदारी होता है, ये गलत है, लेनदारी होता है। निर्यात करने पर हमें दूसरों से पैसा लेना है ना कि देना, तो लेनदारी होगी, देनदारी नहीं। यह कथन गलत है। सही, गलत, सही। व्यापार संतुलन में वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान शामिल होते हैं, यह गलत है। व्यापार संतुलन में सेवा का नहीं, केवल वस्तु का भुगतान शामिल होता है। भुगतान संतुलन सदैव संतुलित होता है, यह सही है। डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष होते हैं और ये दोनों बराबर होते हैं। पर्यटकों द्वारा व्यय व्यापार शेष में शामिल होता है, यह गलत है, यह भुगतान शेष में शामिल होता है। भुगतान शेष केवल वस्तुओं से संबंधित लेन देन का रिकॉर्ड है, यह भी गलत है क्योंकि ये वस्तु और सेवा दोनों का लेन देन भुगतान शेष में शामिल होता है। भुगतान शेष खातों में सरकारी कोषों में वृद्धि ऋणात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित की जाती है, यह कथन सही है। व्यापार शेष और भुगतान शेष के चालू खातों के शेष में कोई अंतर नहीं है, यह गलत है, इनमें अंतर होता है। व्यापार शेष में केवल वस्तुओं का आयात निर्यात शामिल होता है, जबकि भुगतान शेष में वस्तुओं और सेवाओं दोनों मदों को शामिल किया जाता है, तो अंतर है दोनों में। सही जोड़ी बनाइए। भुगतान संतुलन जो है व्यापार संतुलन से संबंधित है। व्यापार संतुलन के शेष को भुगतान संतुलन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। व्यापार संतुलन चालू मद में भारत की देनदारियां होती हैं। व्यापार संतुलन की चालू मद में देनदारियां शामिल होती हैं। चालू खाते की जो मद है वो आयात महंगे हो जाएंगे। सही जोड़ियाँ। भुगतान संतुलन जो है वो उसमें भुगतान संतुलन के अंतर्गत भुगतान संतुलन में अदृश्य मदें आती हैं, जबकि व्यापार संतुलन में दृश्य मदें आती हैं। चालू खाते की जो मद है वो बीमा है, जबकि पूंजी खाते की मद विनियोग है। लोचपूर्ण विनिमय दर बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है,
जबकि स्थिर विनिमय दर सरकार के द्वारा निर्धारित होती है। पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश को पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। व्यापार घाटा, वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम हो तो उसे हम व्यापार घाटा कहते हैं। चालू हस्तांतरण अदृश्य मदों का अंग है। स्वायत्त मदें जो हैं भुगतान शेष असंतुलन का कारण होती हैं। आयात निर्यात की दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, व्यापार संतुलन में शामिल किया जाता है, और दृश्य और अदृश्य दोनों को भुगतान संतुलन में और व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदों को, जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे वस्तुओं का आयात और निर्यात। जब एक भारतीय अमेरिका में शिक्षा पर व्यय करता है तो यह मद भारत में क्या है? यह मद चालू खाते में भारत की देनदारी है। हम शिक्षा पर भारतीय व्यक्ति व्यय करेगा तो हमें पैसा देना पड़ेगा, भारतीय को पैसा देना पड़ेगा। देना मतलब देनदारी। भारतीय रुपये के अवमूल्यन में भारतीयों के आयात कैसे हो जाएंगे? आयात महंगे हो जाएंगे। यदि अवमूल्यन किया जाता है तो आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। भुगतान संतुलन में विदेशी विनिमय की मांग क्यों उत्पन्न होती है? विदेशी वस्तुओं और सेवाओं का यदि हम आयात करते हैं तो हम विदेशी विनिमय यानी विदेशी मुद्रा की मांग करते हैं। ब्याज दर बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष या विपक्ष में कैसे हो जाती है? तो देश के पक्ष में हो जाती है। ब्याज दर, बैंक दर बढ़ जाए तो दूसरे देश के लोग भी हमारे देश में पैसा जमा करेंगे और हमारे देश के पक्ष में विनिमय दर हो जाएगी। बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित विदेशी विनिमय दर क्या कहलाती है? लोचपूर्ण विनिमय दर में विनिमय दर मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। व्यापार शेष का आकलन कैसे किया जाता है? व्यापार शेष जो है वस्तुओं के निर्यात में से वस्तुओं का आयात घटा दें तो व्यापार शेष प्राप्त होता है। भुगतान शेष की दो अदृश्य मदों के नाम बताइए। पर्यटकों द्वारा व्यय, देश के बीच ब्याज तथा लाभांश का भुगतान अदृश्य मदें हैं। कौन से दो सौदे व्यापार शेष को निर्धारित करते हैं? वस्तुओं या दृश्य मदों का निर्यात, दृश्य मदों का आयात। दृश्य मदों का निर्यात और आयात व्यापार शेष को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट लास्ट है, वस्तुओं के निर्यात और आयात के मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं? व्यापार शेष कहते हैं। भुगतान शेष का अर्थ और इसके घटकों के नाम बताइए। भुगतान शेष एक निश्चित समय अवधि यानी यह 2 वर्ष होती है के अंदर एक देश के निवासियों के समस्त अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का विवरण है। यानी एक देश के निवासी जो हैं वो 2 वर्ष की अवधि में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन विदेशों से वस्तुओं और सेवाओं, संपत्तियों का आयात निर्यात करते हैं वो भुगतान शेष में आएगा। मतलब एक निश्चित समय अवधि जो 2 वर्ष होती है, एक निश्चित समय अवधि में एक देश के निवासियों के समस्त अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का विवरण है। अब इसमें क्या क्या वस्तुएं आती हैं, इसमें क्या क्या मदें आती हैं? एक तो वस्तुएं, सेवाएं और परिसंपत्तियों का लेन देन आता है। मुद्रा कोष के अनुसार भुगतान शेष एक निश्चित समय अवधि में समस्त देश, संबंधित देश के निवासियों के बीच समस्त आर्थिक लेन देन का विवरण है। अब भुगतान शेष के प्रमुख घटक क्या क्या हैं? तो भुगतान शेष में 2 खाते आते हैं, चालू खाते और पूंजी खाते। चालू खाते के घटक हम देखते हैं। चालू खाते में वस्तुओं का व्यापार आता है, इसमें वस्तुओं का निर्यात और वस्तुओं का आयात शामिल होता है। फिर सेवाओं का व्यापार शामिल होता है। सेवाओं के व्यापार में क्या शामिल होता है? निवल उपहार आय, निवल उपदान आय,
निवल उपदान आय मतलब निवल उपदान आय के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं। पहला तो कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति की निवल आय, यानी कर्मचारी है वो काम करते करते दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो उसे जो भी क्षतिपूर्ति मिलेगी उसकी आय, और निवल निवेश की आय। फिर सेवाओं में के व्यापार में निवल गैर उपदान आय मतलब कर्मचारियों के अलावा क्या आय होती है, जैसे जहाजरानी, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, सॉफ्टवेयर आदि सेवाएं हम दूसरे देशों में प्रदान करें या दूसरे देश के हमारे देश में प्रदान करें तो इससे जो आय होती है वो गैर उपदान आय में आएगी। फिर अंतरण भुगतान जैसे उपहार, प्रेषित धन, अनुदान, ये अंतरण भुगतान के अंतर्गत आते हैं। अब पूंजी खाते के घटक। पूंजी खाता जो होता है उसमें कौन कौन सी मदें आती हैं, तो पूंजी खाते में पहला तो निवेश आता है, विदेशी ऋण और विदेशी व्यापार। निवेश प्रत्यक्ष निवेश, यदि हमारे देश के नागरिक दूसरे देशों में इक्विटी यानी शेयर खरीदें या अन्य किसी भी प्रकार से निवेश करके पूंजी का प्रवाह करें। पोर्टफोलियो निवेश, जैसे हमारे देश के लोग दूसरे देश में एफआईआई, विदेशी फंड आदि खरीदें या दूसरे देश के हमारे देश में खरीदें। विदेशी ऋण, विदेशी ऋण में विदेशी व्यापार के ऋण और अल्पकालीन ऋण शामिल होते हैं। विदेशी सहायता, इसमें सरकारी सहायता, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऋण शामिल होते हैं। भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन में अंतर बताइए। व्यापार संतुलन में क्या आता है, वस्तुओं का आयात निर्यात आता है, जबकि भुगतान संतुलन में वस्तुओं और सेवाओं के सभी लेन देन शामिल होते हैं। भुगतान संतुलन में दृश्य मदें आती हैं, वस्तुओं को हम देख सकते हैं, जबकि व्यापार संतुलन में दृश्य और अदृश्य वस्तुएं देख सकते हैं, सेवाएं क्या है, अदृश्य मदें हम देख नहीं सकते। भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन का अंग है, क्योंकि भुगतान संतुलन की शेष को व्यापार संतुलन के शेष को भुगतान संतुलन में हस्तांतरित किया जाता है, जबकि भुगतान संतुलन क्या होता है, सभी मदों का योग होता है, मतलब इसमें दृश्य और अदृश्य दोनों मदें आती हैं। महत्व, भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन का महत्व कम होता है और भुगतान संतुलन का महत्व अधिक होता है। भुगतान संतुलन की दृश्य और अदृश्य मदों से क्या अभिप्राय है। अदृश्य मदों के उदाहरण, दृश्य मद है यानी जिसे हम देख सकते हैं, जैसे आयात निर्यात दृश्य मद है क्योंकि इसे हम देख सकते हैं। इसका बंदरगाह में एक रजिस्टर रखा रहता है, उसमें लिखा जाता है कितनी वस्तुओं का आयात निर्यात किया गया, इसका मूल्य भी प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इन्हें दृश्य मदें कहते हैं। यानी दृश्य मदों में क्या है, वस्तुओं का आयात निर्यात शामिल है। अदृश्य मदों में क्या शामिल है, अदृश्य मदों में सेवाओं का आयात निर्यात शामिल होता है, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे बैंकिंग, बीमा, शिपिंग, बंदरगाह का लेखा जोखा, ये सब किस में आएगा, अदृश्य मदों के अंतर्गत आएगा। अदृश्य मदों में पूंजी का आयात निर्यात भी शामिल होता है, जैसे हमने किसी दूसरे देश में के शेयर खरीदे, दूसरे देश में कोई कंपनी स्थापित की, तो वो क्या होगा, पूंजी का निर्यात हो जाएगा। तो पूंजी का आयात निर्यात भी अदृश्य मदों में आता है। अदृश्य मदों के उदाहरण क्या है, यदि हमने किसी से विदेश से ऋण लिया तो वो अदृश्य मद होगी, विदेशी को कोई सहायता की या विदेशी ने हमारी सहायता की तो वह अदृश्य मद में आएगी। भुगतान शेष सदैव संतुलन में रहता है, वर्णन कीजिए। देखिए भुगतान शेष में क्या होता है, दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर खाते बनाए जाते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली में क्या होता है कि जो देनदारी है और लेनदारी है दोनों की प्रविष्टि की जाती है। अब देनदारी और लेनदारी में क्या होता है कि डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष होते हैं। अब देनदारी और लेनदारी हमेशा बराबर होती है। क्यों बराबर होती है, जैसे मान लीजिए कि आपने
कोई मशीन खरीदी, तो मशीन क्या हुई, आपकी संपत्ति हुई, और मशीन के बदले में आपको किसी को 1 करोड़ रुपए देना है, तो वो आपकी क्या हुई, देनदारी हो गई। और ये आपको एक तरफ हमने संपत्ति लिख दी, एक तरफ देनदारी लिख दी, तो संपत्ति का मूल्य भी 1 करोड़ है और देनदारी भी 1 करोड़ है, तो दोनों खातों का मूल्य कैसा होगा, बराबर। तो ऐसे ही भुगतान शेष में क्या होता है, दोहरी प्रविष्टि होती है। दोहरी प्रविष्टि मतलब एक ही एंट्री को दोनों पक्षों में लिखा जाता है। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पूरा विश्व से हमारा लेन देन हो रहा है, हमें दूसरे देशों से पैसा लेना है और दूसरे देशों को पैसा देना है। यदि हमारी लेनदारी ज़्यादा है, मतलब हमें दूसरे देशों से पैसा लेना ज़्यादा है और देना कम है, तो बाकी की राशि हम क्या करेंगे, ऋण के रूप में लिख देंगे कि हमें इतना ऋण लेना है। अगर मान लो हमें दूसरे देशों को पैसा देना ज़्यादा है और मिलना कम है, तो यानी हमें अब क्या करना है, ऋण देना है। इसको आप बहुत सरल शब्दों में ऐसा समझ सकते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली में भुगतान शेष सदैव संतुलित इसलिए रहता है कि अगर असंतुलन की जो राशि होती है उसको हम ऋण के रूप में लिख देते हैं। अगर हमें दूसरे देशों से पैसा लेना है तो हमें ऋण, हमने दूसरे को ऋण दिया, अगर हमें दूसरे देश से पैसा लेना है यानी दूसरे ने हमें ऋण दिया, यानी असंतुलन की राशि ऋण के रूप में लिख देते हैं, तो दोनों पक्षों का योग कैसा हो जाता है, समान। इसलिए भुगतान संतुलन हमेशा क्या होता है, संतुलित होता है। तो आपको क्या लिखना है, एक तो दोहरा प्रविष्टि प्रणाली याद रखना है, दूसरा लेनदारी और देनदारी दोनों इसमें क्या होती हैं, दोहरा प्रविष्टि प्रणाली में बराबर होती हैं, और जो असंतुलन होता है उसकी जो राशि होती है उसको हम ऋण के रूप में लिख देते हैं, जिससे दोनों पक्षों का योग कैसा हो जाता है, बराबर। अब भुगतान शेष में 2 खाते होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाते में हो सकता है कि हमारा संतुलन में ना हो, लेकिन चालू खाते की राशि पूंजी खाते में आ जाती है, और पूंजी खाते में जितनी राशि कम या ज़्यादा होती है उसे हम ऋण के रूप में लिखकर बराबर कर देते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, एक तो दोहरा प्रविष्टि प्रणाली याद करना है, इसके अंतर्गत लेनदारी और देनदारी बराबर होती हैं। इसको लिखने के बाद जितनी राशि मतलब अतिशेष बचती है तो उसे हम ऋण के रूप में लिख देते हैं, तो दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं। और इसमें चालू खाते और पूंजी खाते को ध्यान में रखना चाहिए। एक खाते को ध्यान में रखेंगे तो असंतुलन हो सकता है, लेकिन दोनों खातों को ध्यान में रखेंगे तो संतुलन हो जाता है। विदेशी विनिमय दर परिभाषित कीजिए। विदेशी विनिमय दर मतलब मान लीजिए आपको 100 रुपये के बदले में $1 मिलता है, तो विनिमय दर क्या हो जाएगी, 100:1। तो विनिमय दर जो है, अब रुपए भी एक करेंसी है और डॉलर भी एक करेंसी है, तो विनिमय दर क्या है, वह दर है जिस पर एक करेंसी दूसरी करेंसी से विनिमय होता है, या एक करेंसी में दूसरी करेंसी की कीमत है। मतलब 100 रुपये की कीमत कितने हैं, $1 के बराबर। 2 देशों की विदेशी विनिमय दर जो 2 देशों की मुद्रा इकाई के बीच हो। एक देश की मुद्रा की वह मात्रा है जो दूसरे देश की मुद्रा की एक इकाई क्रय करने के लिए किया जाता है। मतलब विनिमय दर क्या है कि अगर हमें डॉलर की 1 इकाई खरीदना है तो हमें कितने रुपए व्यय करने पड़ेंगे, 100। तो विनिमय दर क्या हो जाएगी, 100:1। यानी एक देश को दूसरे देश की मुद्रा की एक इकाई खरीदने के लिए उसे जितनी मुद्रा व्यय करनी होगी, उन दोनों के अनुपात को हम क्या कहेंगे, विनिमय दर। शेयर्स की डेफिनेशन है, चल मुद्राओं की एक दूसरे में बताई गई कीमत को विदेशी विनिमय दर कहते हैं। विदेशी मुद्रा की कीमत और उसकी मांग में विपरीत संबंध होता है, कारण की व्याख्या कीजिए। देखिए, विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर है, ये विदेशी मुद्रा है। अब इसकी कीमत यदि बढ़ जाए, इसकी कीमत कैसे बढ़ेगी, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये के बदले में $1 मिल रहा है, ये विनिमय दर है। इसकी कीमत कैसे बढ़ेगी कि अब 200 रुपये के बदले में $1 मिले, तो डॉलर की कीमत बढ़ गई कि $1 खर्च करने पर 200 रुपये मिलेंगे। डॉलर की कीमत बढ़ गई और रुपए की कीमत घट गई। अब यही बोला है कि यदि विदेशी मुद्रा की
कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। कैसे विपरीत संबंध होता है कि डॉलर की कीमत जब बढ़ी तो अब हम जैसे मान लीजिए कि भारत का एक व्यक्ति है, वो 100 रुपये दे के $1 लेता था और $1 में अमेरिका की एक वस्तु आयात करता था। अब वह 200 रुपये देगा तब उसे $1 मिलेगा, तब उसे एक वस्तु मिलेगी। तो अब भारतीय व्यक्ति को ये जो एक वस्तु है वो महंगी लगेगी, तो अब वो क्या करेगा, आयात कम करेगा। आयात कम करेगा तो डॉलर की मांग कम हो जाएगी। तो यही पूछा है कि विदेशी मुद्रा की कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध होता है का मतलब क्या हो गया कि विदेशी मुद्रा की यदि मांग में वृद्धि होती है तो उसकी कीमत में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए टमाटर है, अगर मान लीजिए कि टमाटर की मांग बढ़ जाए तो टमाटर की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे ही यदि डॉलर जैसे वस्तु का होता है वैसे ही डॉलर का होता है। डॉलर की यदि मांग बढ़ जाए तो डॉलर की कीमत भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। टमाटर की यदि मांग घट जाए तो टमाटर की कीमत घट जाएगी। ऐसे ही डॉलर की मांग घट जाए तो डॉलर की कीमत घट जाएगी। अब आगे आपसे पूछा है कि ऐसा क्यों होता है, इसका कारण बताइए। तो इसका कारण क्या है कि जैसे यदि डॉलर $1 के लिए 100 रुपये की जगह यदि 200 रुपये देने पड़े, यानी डॉलर की कीमत बढ़ गई। अब भारतीय व्यक्ति को विदेशी वस्तु महंगी पड़ी तो उसने जो आयात हैं वो आयात क्या कर दिए, कम कर दिए। तो वही है कि विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ने पर आयात कम हो जाते हैं। आयात कम हो जाते हैं तो उसकी मांग भी कम हो जाती है। जब हम आयात करते हैं तभी विदेशी मुद्रा की मांग करते हैं। दूसरी तरफ देखिए कि अब 100 रुपये से घटकर कीमत फिर 200 रुपये से घट के कीमत फिर 100 रुपये अनुपात 1 हो जाए तो अब भारतीय व्यक्ति को वस्तु फिर सस्ती लगने लगेगी। यानी 200 रुपये में जो वस्तु मिल रही थी अब 100 रुपये में मिल रही है। अब सस्ती वस्तु लगेगी तो उसकी मांग हम क्या करेंगे, ज़्यादा। मांग ज़्यादा करेंगे तो आयात क्या होंगे, आयात फिर से बढ़ जाएंगे। इसे आप इस तरीके से एक उसमें चार्ट बना लीजिए। देखिए पहले विनिमय दर क्या थी, 100:1, ठीक, ये $1। फिर क्या हो गई, 200:1। अब जब विनिमय, अब यहाँ आयात देखिए, जब विनिमय दर बढ़ी 200:1 तो आयात कैसे हुए, आयात महंगे हो गए। और आयात महंगे होने के कारण जब कोई वस्तु महंगी हो जाती तो हम उसे कम खरीदते हैं। आयात महंगे होने के कारण जो विनिमय दर है, आर मतलब विनिमय दर, वो क्या हो जाए, विदेशी, आर नहीं लिखिए डी, तो विदेशी मुद्रा, ये जो विदेशी मुद्रा है इसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी तरफ यदि 200 रुपये से फिर 100 रुपये हो जाए, 100:1, अब हमें 100 रुपये देने पर $1 मिलेगा, यानी हमें वस्तु फिर सस्ती लगेगी डॉलर में। तो यानी आयात क्या हो जाएंगे, सस्ते। और जब आयात सस्ते हो जाते हैं तो विदेशी मुद्रा यानी डॉलर की मांग, हम ज़्यादा वस्तु खरीदेंगे, डॉलर की मांग बढ़ जाएगी। आपसे पूछा है कि विदेशी मुद्रा की कीमत और मांग में विपरीत संबंध का कारण बताइए। आपको केवल इतना लिखना है कि जब विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ जाती है, विदेशी मुद्रा की कीमत क्या है, यहाँ पर कीमत क्या है, बढ़ गई। जब कीमत बढ़ जाती है तो आयात महंगे हो जाते हैं। क्यों महंगे हो जाते हैं, क्योंकि कीमत बढ़ने के कारण विदेशी मुद्रा की मांग, कीमत बढ़ने के कारण आयात महंगे हो जाते हैं और विदेशी मुद्रा की मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। फिर विदेशी मुद्रा की कीमत घट गई। अब 100 रुपये से कितनी हो गई, 200 रुपये से 100 रुपये, तो आयात सस्ते हो जाते हैं। आयात सस्ते होने के कारण विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। रुपए के मूल्यह्रास से क्या अभिप्राय है, इसका भारत के आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे। देखिए मूल्यह्रास का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि रुपए है और डॉलर है। अब यदि आप 100 रुपये के बदले में $1 मिलता है, ये विनिमय दर है। विनिमय दर बढ़कर हो जाए 200 रुपये के बदले में $1 मिले। अब जब 200 रुपये के बदले में $1 मिला, मतलब हमारी
जो रुपए है उसकी जो कीमत है उसका ह्रास हो गया, उसके मूल्य का ह्रास हो गया। पहले 100 रुपये में इतनी शक्ति थी कि वो $1 खरीद सकता था, अब मूल्य ह्रास हो गया, अब 100 की जगह 200 रुपये में उतनी शक्ति आई कि हम $1 खरीद सकते हैं। अब इसका आयातों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब जैसे कि एक भारत का व्यक्ति था और वह 100 रुपये में $1 लेकर अमेरिका की एक वस्तु खरीद लेता था। अब मूल्यह्रास के बाद क्या होगा कि उसे 100 रुपये में $1 नहीं मिलेगा, 200 रुपये में $1 मिलेगा, जिससे कि वह एक वस्तु खरीद पाएगा। तो इस व्यक्ति के लिए विदेशी वस्तु क्या हो जाएगी? आयात करना है इसको, तो अब इसे ये वस्तु कैसी लगेगी? महंगी लगेगी। महंगी लगेगी वस्तु, क्योंकि 100 की जगह वस्तु कितने में आ रही? 200 में। अब आयात क्या हो जाएंगे? कम। अब यदि हम निर्यात देखें कि अब एक विदेशी व्यक्ति है, अब पहले क्या था कि वो $1 से 100 रुपये लेता था और 100 रुपये में भारत की एक वस्तु खरीदता था। अब उसे $1 के बदले में 200 रुपये मिलेंगे, यानी अब भारत की वो $1 में कितनी वस्तु खरीद पाएगा? 2 वस्तु। यानी उसे भारत की वस्तु कैसी लगेंगी? सस्ती। जब भारत की वस्तुएं सस्ती लगेंगी तो भारत के निर्यात बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन था कि रुपए के मूल्यह्रास से क्या अभिप्राय है? तो मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है कि जो रुपए है उसका सापेक्षिक मूल्य गिरना। विदेशी मुद्राओं की तुलना में भारत का मूल्य जब गिरता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मूल्यह्रास। पूछा है भारत के आयातों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब मूल्यह्रास होगा? तो भारत के आयात जो होंगे वो घट जाएंगे और निर्यात जो है वो बढ़ जाएंगे। भुगतान शेष असंतुलन के क्या कारण हैं? इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है? असंतुलन का मतलब है कि हमने विदेशों से आयात ज़्यादा कर लिया है और निर्यात जो है वो कम किया है। आयात ज़्यादा किया है और निर्यात कम किया है, इसलिए असंतुलन है। इसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आयात को कम करना पड़ेगा और निर्यात को बढ़ाना पड़ेगा, तो असंतुलन ठीक हो जाएगा। तो असंतुलन को आपसे पूछा है कि भुगतान शेष असंतुलन के कारण क्या है। चूँकि इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ मिक्स कर दिए हैं तो 4-4 नंबर के 2 अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। एक तो भुगतान संतुलन असंतुलन के कारण और भुगतान शेष असंतुलन को कैसे ठीक किया जा सकता है। ये दोनों 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो दोनों के 4-4 पॉइंट अलग अलग आपको याद करना है। असंतुलन के कारण आर्थिक विकास कार्यक्रम, जो जैसे भारत जैसे लोग जो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, तो अब क्या हुआ कि भारत को बहुत ज़्यादा अपने विकास के लिए विदेशों से विशेषज्ञ सेवाएं लेनी पड़ी। विदेशों से बड़ी बड़ी मशीनें, पूंजीगत सामग्री का आयात करना पड़ा। तो आयात बढ़े तो भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो गया। हमें दूसरे देशों को जब ज़्यादा पैसा देना होता है तो भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है। निर्यात मांग में परिवर्तन, पहले क्या होता था कि विकसित देश जो थे वो कच्चा माल और खाद्यान्न आदि विकासशील देशों से खरीद लेते थे, आयात करते थे, परंतु अब विकसित देश इन वस्तुओं को स्वयं ही उत्पादित करने लगे, यानी विकासशील देशों से नहीं लेते। तो विकासशील देशों के निर्यात में कमी आ रही है और निर्यात में कमी होती है तो भुगतान शेष असंतुलित होता है, क्योंकि निर्यात में कमी होना यानी हमें दूसरे देशों से पैसा कम मिलेगा तो भुगतान शेष असंतुलित हो जाएगा। तीसरा है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या, यदि किसी देश की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़े तो क्या होगा कि जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आयात करना होगा और जो पहले से वस्तुएं पहले से निर्यात हो रही थी उसके निर्यात भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये जिनका हम निर्यात कर रहे थे उनकी जनसंख्या को आवश्यकता होगी। तो निर्यात कम होंगे, आयात बढ़ जाएंगे, इसलिए भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाएगा। विकसित देशों द्वारा आयात प्रतिबंध, विकसित देश जिन वस्तुओं का विकासशील देशों से पहले से आयात कर रहे थे अब उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया। जैसे जापान ने कहा कि एजो रंग का भारत प्रयोग करता है, इसलिए कपड़े भारत से आयात नहीं किए जाएंगे। तो जब विकासशील देशों का निर्यात जो है कम हो गया और निर्यात कम होने के कारण भुगतान संतुलन जो है वो प्रतिकूल हो गया। ये 4 नंबर का क्वेश्चन हुआ कि भुगतान संतुलन असंतुलन के क्या कारण हैं।
अब ये 4 नंबर का एक और क्वेश्चन है कि भुगतान शेष असंतुलन को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके क्या उपाय हैं। तो भुगतान शेष असंतुलन को दूर करने का पहला उपाय है कि आयातों को कम करना। हमने आयात ज़्यादा किए हैं इसलिए असंतुलन हुआ, उल्टा करें, आयातों को कम करें। आयात कैसे कम होगा कि हम विदेशों से जिन वस्तुओं का आयात करते हैं उनको हम अपने ही देश के अंदर बनाने लगें, तो हमारे आयात क्या होंगे, कम हो जाएंगे। निर्यात में वृद्धि, निर्यात हमने कम किया इसलिए असंतुलन हुआ। अब यदि हम निर्यात ज़्यादा करेंगे तो हमें विदेशों से मुद्रा प्राप्त होगी, विदेशी मुद्रा प्राप्त होने से भुगतान शेष असंतुलन ठीक हो जाएगा। अब निर्यात में वृद्धि के लिए क्या किया जा सकता है कि हम अपनी वस्तुओं की गुण मात्रात्मक वृद्धि करें, उसकी लागत में कमी करें, हमारे उद्योगों को संरक्षण प्रदान करें जिससे कि वे विदेश में प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें। तीसरा है मुद्रा का अवमूल्यन। यदि जैसे अवमूल्यन का मतलब है कि 100 रुपये के बदले में मान लीजिए कि $1 मिलता है, अवमूल्यन में हम क्या करेंगे, 200 रुपये के बदले में $1 मिलेगा। अब जो अमेरिका का व्यक्ति $1 दे के 100 रुपये लेता था और एक वस्तु लेता था, अब $1 दे के उसे 200 रुपये मिलेंगे, यानी 2 वस्तुएं मिलेंगी। तो अब उसे एक ही डॉलर में जब 2 वस्तुएं मिलेंगी तो उसे भारत की वस्तुएं सस्ती लगेंगी, सस्ती लगेंगी तो हमारे निर्यात बढ़ जाएंगे और निर्यात बढ़ने से भुगतान संतुलन अनुकूल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लास्ट है विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना। विदेशी पर्यटक जब हमारे देश में दर्शनीय स्थल को देखने आएंगे तो हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी और परिणाम स्वरूप भुगतान संतुलन अनुकूल हो जाएगा। स्थिर विनिमय दर के गुण और दोष बताइए। स्थिर विनिमय दर क्या होती है? जैसे सरकार है, उसने निर्धारित कर दिया कि विनिमय दर जो रुपए की है 100 रुपये के बदले $1, तो ये विनिमय दर क्या रहेगी? स्थिर। ये प्राचीन समय में होती थी, अभी इस तरह से स्थिर विनिमय दर नहीं होती। अब ये स्थिर विनिमय दर क्यों अच्छी थी कि इसके क्या गुण थे? पहला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन। जब स्थिर विनिमय दर होती थी तो निर्यातक और आयातक को ये पता होता था कि उन्हें कितना भुगतान करना है या कितना भुगतान प्राप्त होगा, क्योंकि विनिमय दर में कोई परिवर्तन नहीं होता था तो भुगतान की राशि में भी परिवर्तन नहीं होता था। विनिमय प्रबंध व्यवस्थाओं से मुक्ति। स्थिर विनिमय दर में जो सरकार होती है उसे विनिमय व्यवस्था के प्रबंध पर और नियंत्रण पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता, क्योंकि विनिमय दर स्थिर है इसलिए सट्टेबाजी नहीं होगी। सट्टेबाजी का मतलब होता है कि जब विनिमय दर गिर जाए तो उस देश की मुद्रा खरीद लो और जब विनिमय दर बढ़ जाए तो उस देश की मुद्रा बेच दो। ये क्या होगी? सट्टेबाजी। स्थिर विनिमय दर में ना तो विनिमय दर घटती है और ना बढ़ती है, इसलिए सट्टेबाजी भी नहीं होती है। फिर है निर्यातक देशों के लिए उपयुक्त। जिन देशों की अर्थव्यवस्था निर्यात पर निर्भर है, मतलब निर्यात अधिक होता है, उससे ही उन्हें राष्ट्रीय आय अधिक प्राप्त होती है, तो उन देशों में क्या होता है कि विनिमय दर यदि स्थिर हो तो उन्हें ये पता होता है कि निर्यात से उनकी कितनी राशि प्राप्त होना है, उसमें कमी नहीं होती, इसलिए निर्यातक देशों के लिए स्थिर विनिमय दर अच्छी मानी जाती है। पूंजी निर्माण। स्थिर विनिमय दर में क्या होता है कि कीमत स्तर भी स्थिर होता है, वस्तुओं की कीमतें भी लगभग स्थिर रहती हैं। जब कीमत में वृद्धि नहीं होती तो लोग बचत कर पाते हैं और बचत करने से पूंजी निर्माण होता है और पूंजी निर्माण से देश का आर्थिक विकास होता है। स्थिर विनिमय दर के दोष या इसके विपक्ष में तर्क। इसके दोष क्या हैं, क्या हानियां हैं? पहला है आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव। स्थिर विनिमय दर में सरकार जो होती है उसका मुख्य जोर इस विनिमय दर को स्थिर बनाए रखना होता है, तो वो इस पर तो ज़्यादा ध्यान देती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, रोजगार नीति, मूल्य स्तर को स्थिर बनाए देना, इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती, इसलिए इसका आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भ्रष्टाचार। स्थिर विनिमय दर में सरकार विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए अनेक प्रकार के नियंत्रण लगाती है और उन नियंत्रणों से बचने के लिए जो निर्यातक होते हैं वो भ्रष्टाचार फैलाते हैं, मतलब रिश्वत आदि देते हैं अधिकारियों को। लोचपूर्ण विनिमय दर
के दोष। लोचपूर्ण विनिमय दर के दोष, गुण और दोष, ये 4-4 नंबर के अलग अलग क्वेश्चन हैं। तो गुण हमें 4 पॉइंट याद करने पड़ेंगे, दोष के 4 पॉइंट, ये 4-4 नंबर के अलग क्वेश्चन आएंगे। लोचपूर्ण विनिमय दर का गुण क्या है? आर्थिक प्रगति में सहायक। लोचपूर्ण विनिमय दर में सरकार विनिमय दर में इस प्रकार से परिवर्तन करती है कि आयात जो है वो घट जाए और निर्यात बढ़ जाए और भुगतान संतुलन अनुकूल हो जाए, जिससे देश की आर्थिक प्रगति हो सके। संकट के समय उपयुक्त, जब कोई आतंकवादी घटना हो या किसी दूसरे देश से युद्ध हो रहा हो, तो ऐसी संकट की स्थिति में सरकार विनिमय दर में इस प्रकार से परिवर्तन करती है कि उसे युद्धक सामग्री या जिन वस्तुओं के आयात की आवश्यकता है तो आयात सस्ते हो जाए और संकट से मुक्ति पाई जा सके। उत्पादन स्तर में वृद्धि। उत्पादन स्तर में वृद्धि के लिए पूंजीगत वस्तुओं की आयात की ज़रूरत होती है, मशीन आदि की। तो सरकार क्या करती है? आयात के समय विनिमय दर को बढ़ा देती है, जिससे कि आयात सस्ते हो जाएं, और निर्यात के समय जब वस्तुओं का उत्पादन हो जाता है और वस्तुओं का निर्यात करना होता है तो विनिमय दर को कम कर देती है, इन दोनों का उत्पादक को लाभ होता है और वे उत्पादन में वृद्धि का प्रयास करते हैं। पूर्ण रोजगार में सहायक। लोचपूर्ण विनिमय दर में सरकार क्या करती है? विनिमय दर में परिवर्तन कर सकती है, तो मुद्रा का अवमूल्यन कर देती है। मुद्रा जो है उसके अवमूल्यन से क्या होता है कि आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात जो है वो सस्ते हो जाते हैं। तो लोग आयात कम करते हैं, हमारे देश की बनी वस्तुओं का उपयोग करने लगते हैं, तो लोगों को रोज़गार मिलता है। और निर्यात जो है सस्ते होने के कारण निर्यात बढ़ जाते हैं, तो निर्यातक जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है उनके उत्पादन के कारण भी रोजगार में वृद्धि होती है। इस प्रकार पूर्ण रोजगार की प्राप्ति में लोचपूर्ण विनिमय दर सहायक है। लोचशील विनिमय दर के दोष, ये 4 नंबर का अलग से क्वेश्चन है। लोचशील विनिमय दर में सरकार विनिमय दर को कम भी कर सकती है और बढ़ा भी कर सकती है। अब ये बार बार जब विनिमय दर को बढ़ाया और घटाया जाता है तो बार बार परिवर्तन से व्यापारियों की कठिनाई होती है। कठिनाई क्या होती है व्यापारियों को कि वे पहले से पूर्वानुमान नहीं लगा पाते कि आयात निर्यात से उन्हें कितना लाभ होगा, क्योंकि विनिमय दर के परिवर्तन से उनका लाभ भी परिवर्तित हो जाता है। आर्थिक नियोजन में कठिनाई। आर्थिक नियोजन में सरकार को ये कठिनाई होती है कि सरकार पहले से अनुमान नहीं लगा सकती कि नियोजन पर कितनी धनराशि खर्च होगी, क्योंकि कितनी धनराशि खर्च होगी ये विनिमय दर के परिवर्तन से परिवर्तित हो जाती है। सट्टेबाजी को प्रोत्साहन। लोचपूर्ण विनिमय दर में क्या होता है कि जो सट्टेबाज होते हैं, जब विनिमय दर कम होती है तो मुद्रा खरीद लेते हैं, विनिमय दर अधिक होती है तो मुद्रा बेच देते हैं। तो इस प्रकार सट्टेबाजी प्रवृत्तियों को लोचपूर्ण विनिमय दर में प्रोत्साहन मिलता है। विदेशी पूंजी के विनियोजन बाधा विनिमय दर। क्या होता है कि जो विदेशी पूंजी विनियोजित करते हैं हमारे देश में, यदि विनिमय दर में बार बार परिवर्तन होता है तो विनियोक्ता ये निश्चित नहीं कर पाते कि पूंजी लगाने से उन्हें कितना लाभ होगा, तो वो पूंजी को देश में विनियोजित करने में थोड़ी उन्हें शंका होती है और विनियोजित करना नहीं चाहते हैं। विनिमय की संतुलन दर किसे कहते हैं? इसका निर्धारण किस प्रकार होता है? संतुलन दर, जैसे मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतनी वस्तु है, इसकी मांग भी इतनी ही है और पूर्ति भी इतनी है, मतलब जितनी मांग है उतनी पूर्ति है, बाजार क्या होगा? साफ हो जाएगा। तो संतुलन दर वह दर होती है जहाँ विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति दोनों बराबर होती हैं और ये बाजार को साफ कर देती हैं। अब विदेशी मुद्रा की मांग क्यों की जाती है? तो विदेशी मुद्रा की मांग घरेलू निवासियों को यदि विदेश से कोई सामान खरीदना है, सेवा खरीदना है, संपत्ति खरीदना है, उपहार भेजना है, दुकान कारखाना आदि विदेश में है जिसमें पैसा लगाना है, या सट्टेबाजी, इन सभी के लिए विदेशी मुद्रा, या आपको विदेशी यात्रा करना है तो आप विदेशी मुद्रा की मांग करेंगे। अब विदेशी मुद्रा की पूर्ति कौन करेगा? तो यदि हमारे देश से कोई निर्यात करता है, विदेश में किसी वस्तु का निर्यात किया जाता है, सेवा का निर्यात किया जाता है, तो पूर्ति होगी।
अगर कोई विदेशी हमारे देश में इक्विटी बॉन्ड खरीदता है तो वह विदेशी मुद्रा हमें देगा, या अटकलों यानी सट्टेबाजी करते हैं तो विदेशी मुद्रा की पूर्ति होगी, और यदि विदेशी पर्यटक हमारे देश में आते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा मिलेगी। इस प्रकार विदेशी विनिमय दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती हैं। रेखा चित्र में आपको कुछ नहीं करना, आपको एक पहले क्रॉस का निशान बनाना है। DS 10 से आप याद रख सकते, D को यहाँ पर D लिखना है, यहाँ S। ये कीमत निर्धारण हो गया E बिंदु पर। ये विदेशी विनिमय दर है और ये विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति है। S यानी पूर्ति, जो राइट हैंड साइड है वो ज़्यादा है, अतिरिक्त पूर्ति है, मांग केवल इतनी सी है और पूर्ति इतनी है। इस बिंदु पर क्या है, मांग पूर्ति केवल इतनी है जबकि मांग इतनी ज़्यादा है, तो ये क्या है, अतिरिक्त पूर्ति। OX अक्ष पर विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति को बताया गया है, OY अक्ष पर विदेशी विनिमय दर को बताया गया है। E जो है साम्य बिंदु है जहाँ विदेशी विनिमय की दर R निर्धारित हुई है।